हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश, आपका एबीएस कॉमर्स में वेलकम। आज हम बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूल के प्रिंसिपल के डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल कौन थे, हु इज फ्यूल। तो पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आफ्टर देन उनके रूल रेगुलेशंस, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, उनको फिर हम आगे फॉलो करेंगे। हेनरी फ्यूल इज प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल का जो बर्थ है वो 1841 में हुआ था और उनकी डेथ जो 1925 में हुई। He was a French management theorist. वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, और उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रुप को 6 पार्ट में डिवाइड किया। वो 6 पार्ट हैं: टेक्निकल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। फ्यूल was the first to identify 4 function. फ्यूल वो थ्योरिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार आइडेंटिफिकेशन किया था। पहला पॉइंट था आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं जिनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्यूल ने। For his contribution, he is well known as the father of general management. जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये कंट्रीब्यूशन आज भी तब से लेके आज तक कंपनी, फैक्ट्री, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से आज फ्यूल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल भी दिए हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस दीस फ्यूल प्रिंसिपल। तो आगे चलते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, वन सुपीरियर, ओनली वन। जो सुपीरियर कमांड देते हैं, तो सुपीरियर जो कमांडिंग करते हैं, वो जो सबऑर्डिनेट हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क को कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड में जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर के नीचे अंडर में आता है सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट के अंडर में आते हैं सुपीरियर 1 और सुपीरियर 2। जहां सुपीरियर 1 होगा, सुपीरियर 2 होगा, इसका मतलब वहां पर लैक ऑफ यूनिटी होगी। यदि एक सबऑर्डिनेट होगा, एक सुपीरियर होगा, तो वहां पर लैक ऑफ यूनिटी नहीं होगी। इसीलिए वन सुपीरियर, वन सबऑर्डिनेट, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। जो सुपीरियर ने कह दिया, उसके अकॉर्डिंगली सबऑर्डिनेट और उसके नीचे अंडर में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको उसको रूल को फॉलो करना होता है। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड होता है और वन प्लान होता है। जब एक हेड होगा, एक प्लान होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क होगा। यदि हम 2-4 प्लानिंग करेंगे, 2-4 हमारे ऊपर हेड होंगे, तो हम वो टास्क को अच्छे से कंप्लीट स्मूथली नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वन हेड होगा, वन प्लान होगा, जब एक ही काम को हम कंटिन्यू स्मूथली तरीके से करते हैं, तो काम अच्छे से टास्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है। माना कि यदि एक वर्कर काम कर रहा है, एक काम करते समय दूसरा काम आ जाए, तीसरा काम आ जाए, एक और काम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वर्कर स्मूथली तरीके से अच्छे से काम को नहीं कर पाएगा। जो काम वो करना भी चाह रहा है तब भी वो जब 3-4 काम एक साथ बड़ा इसके ऊपर आ जाएगा, तो काम को ढंग से नहीं करा जाएगा। तो इसलिए कहा गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि वन हेड एंड वन प्लान। ओके, नेक्स्ट आपका सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि माना कि कोई भी कंपनी का मैनेजर
को अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा उसको कमीशन मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ कंपनी में क्राइसिस आ जाते हैं, कुछ संकट आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सैलरी अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लो कर देते हैं। जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं और जब पैसा नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में हम जो एक्सपेंसेस हैं उनको लो कर देते हैं। और जब लो कर देते हैं, जब डे बाय डे अच्छे से कंपनी फिर दोबारा अप होने लगती है, तो हम उस कंडीशन में जो पीछे का जो लॉस हुआ है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 का रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? यदि किसी कंपनी में मैनेजमेंट अकॉर्डिंग जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको अच्छा से रेम्युनरेशन देना। रेम्युनरेशन मीन्स उसकी सैलरी, उसका वेजेस, उसको कमीशन एज ए रिवार्ड देना, ये सब आते हैं रेम्युनरेशन में। यदि आप वर्कर से अच्छा काम ले रहे हैं, उसको सैलरी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं या 4 घंटे एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको ओवर टाइम देना। यदि आप हैंड टू हैंड उसको ओवर टाइम दे रहे हैं या उसको नोट कर रहे हैं और उसकी सैलरी के साथ उसको ऐड करके दे रहे हैं, तो वर्कर अच्छे से काम करेगा। एक काम नहीं करेगा, वो 2 काम करेगा, 2 काम नहीं वो 10 काम करेगा। कब? जब उसको आप अच्छे से रिवार्ड देंगे, अच्छा सैलरी प्रोवाइड करेंगे, अच्छा कमीशन, और साल में एक बार उसको बोनस देंगे, जो भी कंपनी का प्रॉफिट का एक पार्ट है। तो ये हुआ आपका रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, सेंट्रलाइजेशन नंबर 8 प्रिंसिपल का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है? कि डिसीजन मेकिंग यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन है, यदि आपके चारों और वर्कर काम कर रहे हैं और बीच में आपका जो हेड है सेंटर, जो उसने रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा, तो उसके आसपास के जितने वर्कर हैं उसको फॉलो करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिलेटेड टू सेंट्रलाइजेशन। एंड आपका डिसेंट्रलाइजेशन, जो अथॉरिटी दी गई है एट ऑल लेवल मैनेजमेंट को, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं। फिर भी कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से रिलेटेड, और जबकि आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, जब तीनों लेवल मिलकर टास्क को कंप्लीट करते हैं वो हुआ आपका स्केलर चेन। आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के और ऑपरेशनल लेवल के लोग जो काम करते हैं, तो डायरेक्ट टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप डिस्कस करते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिएगा स्केलर चेन का रिलेशन है गैर प्लान से। गैर प्लान में जैसे यहाँ है आपका हेड को यदि ए को ई से बात करनी है, यानी कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, चेयरमैन है, और यदि किसी इसको नीचे ओहदे वाले से काम बात करनी है तो कैसे करेगा? ए बी से करेगा, बी सी से और सी डी से डायरेक्टली आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपको बी को एफ से डिस्कस करना है, सी को जी से करना है, डी को एक्स से, ई को आई से, दैट इज अ स्केलर चेन। यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आपस में डिस्कस कर सकते हैं और ये पूरा चेन कवर होता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल ले लीजिए आप, स्कूल में यदि कोई रेगुलेशन फॉलो होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो लिया जाता है बाय चेयरमैन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टीचर्स एंड टीचर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। ठीक, ये क्या होगा? पूरा एक टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एक रिलेशन हो गया, यानी कि गैंग प्लान हो गया, जिसको बोला जाता है स्केलर चेन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट स्केलर चेन को आप अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यदि कोई, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यदि 4th क्लास एम्प्लॉय को यदि प्रॉब्लम है तो वो टॉप बॉटम से भी डिस्कस कर सकता है, और ये टॉप बॉटम की कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे डिस्कस कर सकता है। यानी कि
सबको एक साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बना के टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना, दैट इज अ गैंट प्लान रिलेटेड टू स्टेट चेन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 10, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है एक सिस्टमैटिक तरीके से जो चीज जहां है वहां होनी चाहिए, जिससे आपका जो टाइम है कंज्यूम होगा, आपका जो वर्क है वो कंज्यूम होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि आपको प्रिंसिपल से मिलना है स्कूल में जाके, तो प्रिंसिपल मैम कहाँ मिलेंगी? आपको प्रिंसिपल रूम में मिलेंगी। आपको चौक लेना है या लाइब्रेरी में जाना है बुक्स के लिए, तो कहाँ मिलेगा आपको? वो लाइब्रेरी में मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो चीज जहां है उसको वहीं पर ही होना चाहिए, दैट इज एन ऑर्डर। इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपका जो वर्क है ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी होगी। तो इसके लिए आपसे मैं कहूंगा दैट इज एन ऑर्डर। चौक लेना कहाँ जाएंगे आप? लाइब्रेरी में। बुक्स पढ़ने कहाँ जाएंगे आप? लाइब्रेरी में। प्रिंसिपल से मिलना तो कहाँ जाएंगे आप? प्रिंसिपल मैम के रूम में। चेयरमैन सर से मिलना कहाँ जाएंगे आप? चेयरमैन को। आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ स्कूल ही देख लीजिए, यदि कोई पेरेंट्स स्कूल में मिलने आता है तो डायरेक्ट क्या वो बच्चे से मिलने क्लास में चला जाता है? वो डायरेक्ट बच्चे से मिलने नहीं जाता, उससे पहले उसको ऑफिस में डिस्कस करना होता है, अपने बच्चे का नाम बताना पड़ता है, सेक्शन बताना पड़ता है, क्लास बतानी पड़ती है, उसके आफ्टर फिर पता चलता है कि क्या है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं, पढ़ने स्कूल में जाते हैं, तो आपको पता होता है कि मेरा ये रूम है, मेरी क्लास है, मेरा ये सेक्शन है। नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो हर क्लास को क्लास के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज एन ऑर्डर। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी यानी एक समान, एक कंपनी में काम करने वाला जो वर्कर है, कंपनी में काम करने वाला वर्कर चाहे वो टॉप से रिलेटेड है, चाहे वो बॉटम से रिलेटेड है, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ये नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति को राइट है, किसी जाति का हो, धर्म का हो, लैंग्वेज का हो, तो वहां पर किसी से मतभेद या भेदभाव नहीं करना चाहिए। केवल उसकी एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिटी और उसका नॉलेज देखनी चाहिए कि जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है, उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर आप उसको सैलरी प्रोवाइड करिए, जो भी उसका काम का कॉम्पनसेशन है वो दीजिए। तो यहाँ पर बोला गया इक्विटी। यदि दो वर्कर एक ही एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पर दोनों वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। यदि सेम सैलरी नहीं होगी तो यहाँ पर इक्विटी नहीं होगा। माना कि एक वर्कर की सैलरी है 20,000 रुपये और सेकंड वर्कर भी वही काम कर रहा है, उतने घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी 20,000 रुपये नहीं दी जा रही है, उसकी जगह 15,000 रुपये दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इक्विटी नहीं होगी। तो यहाँ पर इक्विटी होना जरूरी है, ताकि एक वर्कर का दूसरे वर्कर के अकॉर्डिंग इंकरेज बना रहता है, ताकि वो अच्छे से काम को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए जो भी सैलरी प्रोवाइड की जाए, जो भी वर्कर टास्क अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, जितने घंटे काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वर्कर के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट आपका 12 नंबर पर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब ठहराव। पर्सनल का मतलब क्या है? पर्सनल का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। जब कोई वर्कर किसी कंपनी में न्यू अपॉइंट होता है, तो उसको अपॉइंट होने के बाद उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए। उसकी काम करना, उसका काम क्या है, कैसे कर रहा है, कैसे वो अपना सेटलमेंट कर रहा है, उसके लिए उसको टाइम देना चाहिए। देखा है किसी कंपनी में जब कोई नया वर्कर काम कर रहा होता है, तो पुराने वर्कर को ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ये होता है कि जो नया वर्कर आया अच्छी सैलरी के लिए आया है, पुराना वर्कर कोई पुरानी सैलरी ले रहा है, तो हाँ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये, जब कोई वर्कर नया है तो उसको अपना एक स्टेबिलिटी होने के साथ साथ काम करने के लिए उसको समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से सेटलमेंट अपना कर सके। जब उसका सेटलमेंट अच्छे से हो जाता है तो वो अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करता है।
ओके, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट आपका है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मीन्स है पहल करना। जब कभी कोई टॉप मैनेजमेंट को रूल रेगुलेशन फॉलो करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है अपनी जगह। कभी कभी एक छोटा एम्प्लॉय भी अपनी एडवाइस के माध्यम से टॉप मैनेजमेंट को अपनी राय दे सकता है। हो सकता है कि उसकी बात अच्छी हो। तो यदि कोई आपको लग रहा है कि वर्कर को अच्छे से अपनी कोई एडवाइस देना चाह रहा है और उसकी एडवाइस में दम है कि कंपनी को कैसे अप किया जाए, कैसे उनकी सैलरी अप की जाए, कैसे उनको रिवार्ड दिया जाए, कैसे उनसे काम लिया जाए, कैसे नई मशीन को अपॉइंट किया जाए, वर्कर से कैसे काम लेना है, वर्कर को कैसे सैलरी प्रोवाइड करनी है, कैसे उनको रिवार्ड देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनिशिएटिव, यदि आपकी कोई ओपिनियन है तो वो भी आप टॉप मैनेजमेंट को दे सकते हैं। यानी कि एक बॉटम लेवल का पर्सन टॉप लेवल को अपनी बात, अपनी ओपिनियन, अपनी एडवाइस दे सकता है। दैट इज इनिशिएटिव। और टॉप मैनेजमेंट को बॉटम लेवल की बात भी सुननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका नंबर 14 स्पिरिट दी कॉर्प्स। स्पिरिट दी कॉर्प्स क्या है? स्पिरिट दी कॉर्प्स का मीन्स है ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं सबको एक साथ लेकर चलना। स्पिरिट दी कॉर्प्स। स्पिरिट दी कॉर्प्स में पॉइंट आता है आपका टीम। स्पिरिट दी कॉर्प्स में पॉइंट आता है टीम। टीम का मतलब क्या है? टीम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्पिरिट दी कॉर्प्स से रिलेटेड। TEAM। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टुगेदर। ई का मतलब क्या होता है? एवरीवन। ए का मतलब होता है अचीव। एम का मतलब मोर। दैट इज ए टीम वर्क। टीम वर्क रेडी टू स्पीड दी कॉर्प्स। जब तक टीम नहीं होगी तब तक आप अपने टास्क को स्मूथली नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट टीम, क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं। यदि 11 प्लेयर में से 2 प्लेयर भी या 3 प्लेयर भी अच्छे से नहीं खेलते हैं, अगर एक प्लेयर भी अच्छे से नहीं खेल पाता है तो पूरी टीम हार जाती है। तो गेट टुगेदर होकर उस टीम को रहना होगा, टास्क कंप्लीट करना होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होगी, क्योंकि उसके मन में, उसके माइंड में होना चाहिए कि मुझे विनर होना है। दैट इज ए टीम वर्क। मैं रिपीट कर रहा हूं, टीम। टीम फुल फॉर्म इज टीम टुगेदर, टीम, एवरीवन, ए, अचीव, एंड मोर। इसका पूरा मीन्स क्या होगा? टुगेदर एक साथ, एवरीवन हर एक व्यक्ति को, अचीव रिसीव करना अपने टारगेट को, मोर ज्यादा से ज्यादा। दैट इज ए टीम वर्क। स्पिरिट दी कॉर्प्स। ये 14 प्रिंसिपल दिए हैं फ्यूल ने, जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं अपनी लैंग्वेज में, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। बुक की लैंग्वेज में तो आप पढ़ते ही हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंटेशन दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट करिएगा, जिससे कि और अच्छी वीडियो बनाई जा सके आपके सामने प्रेजेंटेशन को। ये मेरी तीसरी वीडियो है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का अभी तक बहुत प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मुझे होप है आपसे। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा चैनल AVS कॉमर्स के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही मुझे मौका देते रहिए कि मैं आपके सामने आता रहूं और अपनी लैंग्वेज में चैप्टर को प्रेजेंटेशन आपके सामने देता रहूं। ओके।